नमस्कार। वॉर डेस्क हिंदी में आपका स्वागत है। मध्य पूर्व में हाल के दिनों में माहौल काफी गर्मा गया है। हाँ बिल्कुल। खासतौर पर 22 जून 2025 को ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो एक सैन्य तनातनी हुई, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। जी। आज हम इसी घटना और इसके आगे के असर को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। जरूर। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और बात कहां तक पहुंची है। मामला शुरू हुआ, जहां तक हमें पता है, इजराइल के एक हवाई हमले से। हाँ। उन्होंने ईरान सीरिया सीमा पर कोई ठिकाना था उसे निशाना बनाया। सही। इजरायली दावा तो यही था कि वहां से हिजबुल्ला, मतलब जो लेबनान में, और ईरानी सेना वो मिसाइलें वगैरह भेज रहे थे। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और ये हमला ऐसा नहीं कि बिना जवाब के रहा। कुछ ही घंटों में ईरान ने भी पलटवार किया। तुरंत। हाँ, करीब करीब तुरंत ही 2 बैलिस्टिक मिसाइलें उन्होंने इजरायली जमीन की तरफ दागी। ओके। इजराइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, हाँ। उसने ज्यादातर को तो हवा में ही रोक दिया, नाकाम कर दिया। लेकिन हाँ, एक मिसाइल तेल अवीव शहर के पास गिरी और कुछ नुकसान हुआ है इमारतों को, ऐसी खबरें हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की बात नहीं रही फिर? अमेरिका का क्या रोल रहा इसमें? उसका क्या रुख था? हाँ, अमेरिका तो फौरन हरकत में आया। उन्होंने उस इलाके में अपने जितने भी सैन्य ठिकाने हैं, अहम बेस हैं, वहां सुरक्षा बढ़ा दी। अच्छा। और साथ ही एक बयान भी जारी किया। साफ कहा कि वो अपने सहयोगी इजराइल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। तो ये एक तरह की चेतावनी हुई? हाँ बिल्कुल, इसे एक तरह की चेतावनी ही माना जा रहा है, ईरान और शायद उसके सहयोगियों के लिए भी। ये बात थोड़ी चिंताजनक है। मतलब ये कोई छोटी मोटी झड़प तो लग नहीं रही। क्या ये एक बड़े युद्ध, एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकती है? देखिए, यही सबसे बड़ी चिंता है इस वक्त। कई जानकार मान रहे हैं कि अगर ये टकराव बढ़ता है और इसमें हिजबुल्लाह के अलावा जैसे गज्जा पट्टी से हमास या फिर यमन के हूथी विद्रोही जो यमन के बड़े हिस्से पर काबिज हैं और ईरान के करीबी माने जाते हैं, हाँ। अगर ये लोग सीधे तौर पे शामिल हो जाते हैं तो फिर हालात बहुत तेजी से बिगड़ सकते हैं। मतलब ये पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध में धकेल सकता है। और इसका असर तो फौरन दिखने भी लगा होगा दुनिया भर में। हाँ बिल्कुल। सबसे पहला असर तो कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है। वो एक बार फिर ऊपर जाने लगी हैं। और ये जाहिर है वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल। और साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो यूएन की सबसे ताकतवर बॉडी है दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए, उसने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। ओके, ये तो हुई वैश्विक स्तर की बात, लेकिन इसका हमारे देश भारत पर क्या असर पड़ सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, भारत के लिए इसकी कई पहलू हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा असर तो जैसा मैंने कहा, तेल की बढ़ती कीमतों का होगा। क्योंकि हम आयात पर बहुत निर्भर हैं। बिल्कुल। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाता है, तो कीमतें बढ़ी तो यहाँ सीधा असर। सही। और दूसरा, खाड़ी देशों में और इजराइल में भी लाखों भारतीय रहते हैं, काम करते हैं। हाँ, प्रवासी भारतीय। जी, उनकी सुरक्षा भारत सरकार के लिए हमेशा एक बड़ी प्राथमिकता रहती है। और ऐसे तनाव के माहौल में जाहिर है ये चिंता और बढ़ जाती है। और डिप्लोमेसी के स्तर पर, कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए ये स्थिति कितनी मुश्किल है? कूटनीतिक तौर पर देखिए, भारत के लिए ये हमेशा एक संतुलन साधने वाली बात होती है। हाँ। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ भारत के गहरे रणनीतिक रिश्ते हैं, अच्छे संबंध हैं। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ भी भारत के पुराने ऐतिहासिक और ऊर्जा संबंधी, मतलब एनर्जी वाले संबंध रहे हैं। सही। ऐसे में भारत को बहुत सधे हुए कदमों से आगे बढ़ना होता है। और भारत की नीति आमतौर पर यही रहती है कि तनाव कम किया जाए और बातचीत पर जोर दिया जाए। तो अगर हम इसे समेटें तो कुल मिलाकर एक स्थानीय घटना, इजराइल का हमला, उसने एक जवाबी कार्रवाई को जन्म दिया, ईरान की मिसाइलें, और इसमें अमेरिका भी कह सकते हैं सीधे तौर पे शामिल हो गया। हाँ बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि कैसे ये जो क्षेत्रीय तनाव है, जिसमें हिजबुल्ला, हमास और हूती जैसे गुटों के शामिल होने का खतरा मंडरा रहा है, वो अब पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का कारण बन गया है। सही। इसका असर तेल बाजार से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक महसूस किया जा रहा है। और भारत के नजरिए से देखें तो तेल की कीमतें, हमारे प्रवासियों की सुरक्षा और हमारा कूटनीतिक संतुलन, ये मुख्य चिंताएं उभर कर सामने आई हैं। ये पूरा घटनाक्रम वाकई एक सवाल जरूर खड़ा करता है। क्या इस तरह की सैन्य कार्रवाइयां और फिर उनके जवाब, क्या ये कभी किसी स्थायी शांति, किसी समाधान की तरफ ले जा सकते हैं? या फिर ये सिर्फ बदले की कार्रवाई और अनिश्चितता का एक ऐसा दुष्चक्र बनाते हैं, एक ऐसा व्यूह जिससे निकलना शायद और मुश्किल होता जाता है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।